Hello students, I am Iram Fatma, Assistant Professor, Dayal Group of Institutions. Now my today's subject is Business Economics and the topic is Law of Demand. ठीक है, Law of Demand की basic definition ये है when the price increases, its demand decreases and when the price decreases, its demand increases. ठीक है, and other things remain constant. हम लोग क्या कहते हैं, जब किसी चीज़ का प्राइस जो है वो कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और जब किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है. इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसकी अभी मैंने डेफिनेशन बताई. उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप बिटवीन अ डिमांडेड क्वांटिटी एंड इट्स प्राइस. यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं. कितनी क्वांटिटी में हमें क्या चीज़ चाहिए और कितनी उसका जो है प्राइस जो है वो डिमांड हो रहा है. ये मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में भी कहा था, the demanded and its the amount demanded increases with the fall in price and diminishes with the rise in price. और धीरे धीरे उसकी डिमांड बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है जितना ज़्यादा उसका प्राइस हाई हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप शो कैसा शो हो रहा है, इन्वर्स रिलेशनशिप हो रहा है शो प्राइस और डिमांड के बीच में. क्यों? क्योंकि एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ हो रही है और दूसरी इंक्रीज़ हो रही है तो डिक्रीज़ हो रही है. ठीक है, तो लॉ जो है ये बताता है जो डायरेक्शन है क्वांटिटी डिमांडेड का वो चेंज हो जाता है उसके प्राइस के चेंज हो जाने पे. फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 रुपीज़ में अभी 100 किलो जो है वो एप्पल मिल रहा है तो 1 रुपीज़ में उसकी डिमांड क्या हो जाएगी और इंक्रीज़ हो जाएगी. लेकिन यही अगर हम इन्वर्स करें, प्राइस जो है वो आपका इंक्रीज़ हो रहा है. अभी 100 रुपीज़ केजी मिल रहा है और फिर 200 रुपीज़ केजी में परचेजिंग पावर कंज्यूमर की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो हाफ केजी लेने लगेगा. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो लॉ ऑफ डिमांड में आती हैं. उसके अलावा लॉ ऑफ डिमांड का एजम्पशंस जो है वो आपका डिफरेंट हो जाता है. इसके हिसाब से एजम्पशंस में क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पे कंज्यूमर है और हम लोग कहते हैं कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. मीन्स ये है कि जो है कोई भी चेंज नहीं होता है टेस्ट और प्रेफरेंसेस में कंज्यूमर के. जो इनकम है वो हम मानते हैं कि कंज्यूमर की रिमेन कांस्टेंट है क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड वहीं पे एप्लीकेबल हो पाएगा जहाँ पे ये सारे एजम्पशंस आपके काम करेंगे. जहाँ पे ये एजम्पशंस आपके काम नहीं करेंगे वो एक्सेप्शन में आ जाता है. कमोडिटी जो है वो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो अलग अलग होती है कंज्यूमर के हिसाब से और यहाँ पे कहते हैं कि कंज्यूमर की कमोडिटी का कोई भी सब्स्टिट्यूट यहाँ पे नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट एजम्पशन में ये है, देयर शुड नॉट बी एनी सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी. कमोडिटी का कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता. देयर शुड बी नॉट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स. और वहाँ पे हम ये भी मानते हैं कि उसके साथ में जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनका कोई भी प्राइस चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हम एक ही कमोडिटी की एक ही चीज़ की बात करते हैं कि इसका प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है. सिर्फ एक ही चीज़ में हम जब बात करेंगे किसी प्रोडक्ट को लेके तभी वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड आपका काम करेगा, अदरवाइज आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा. तो यहाँ पे कहा जाता है कि देयर शुड नॉट बी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग यूज. मतलब कि उसके साथ में जो प्रोडक्ट आपको यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई भी चेंज होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है. देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. और उसके बाद ये भी एज्यूम कर लिया जाता है लॉ ऑफ डिमांड को पूरा करने के लिए कि आपके क्वालिटी में प्रोडक्ट की कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. नेक्स्ट थिंग ये हम कहते हैं कि जो कंज्यूमर की जो यूज़ करने की किसी पर्टिकुलर चीज़ को जो हैबिट है वो रिमेन अनचेंज है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही है. इन सारी कंडीशंस को रखने के बाद ही हम लॉ ऑफ डिमांड लगा पाएंगे. कि फॉर एग्जांपल ये स्केच पेन है तो ये अगर जो है 5 रुपीज़ का एक मिल रहा है तो इसकी डिमांड जो है वो अभी कम है. ये 4 रुपीज़ का हो जाएगा तो इसकी डिमांड 2 हो जाएगी. 3 रुपीज़ होने के बाद इसकी डिमांड 3 स्केच पेन की हो जाएगी. तो जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है. तो वो हम तब कर पाएंगे जब हम सिर्फ यही स्केच पेन यूज़ करें, इसके अलावा कुछ भी यूज़ ना करें, हमारा किसी और कलर की तरफ जो है ध्यान ना जाए, हमारी जो टेस्ट है प्रेफरेंसेस हैं वो बिल्कुल भी चेंज ना हो, सारी चीज़ें हमारी कॉन्स्टेंट रहें. और अगर क्लोथ वगैरह की बात करें तो वहाँ पर फैशन होता है, आपका ट्रेंड होता है, ट्रेडिशंस होता है, उसके हिसाब से पर्सन अपने आप को बिल्कुल चेंज नहीं करता. अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, यही इसकी डेफिनेशन में मेन बात कही जाती है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है जो हैबिट है कंज्यूमर की वो रिमेन चेंज है. इन सारी कंडीशंस को देखने के बाद ही आपका डिमांड लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ऑपरेट होता है. अगर इसमें से कोई भी चेंज होता है तो ये ऑपरेट होना बंद हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे टेबल है, एग्जाम्पल है कि किसी क्वांटिटी का डिमांड शेड्यूल इसे हम लोग कहते हैं.
किसी चीज़ का प्राइस 5 रुपीज़ है, ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड वहाँ पे कितनी है, 100 यूनिट है। फिर उसके बाद उस कॉमोडिटी का प्राइस कम हो करके 4 हो जाता है, वैसे ही उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो जाती है, 200 हो जाती है। 5 से जैसे ही 4 पे आया 200 हो गई। 4 से 3 पे आएगा उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 300 हो जाएगी। 3 से 2 पे आएगा क्वांटिटी डिमांडेड 400 हो जाएगी। फिर 1 पे आएगा उसकी क्वांटिटी डिमांडेड उससे ज़्यादा हो जाएगी, कितनी, 600 हो जाएगी। इसी का ग्राफ बनेगा। दोनों चीज़ों को जो है एक्स और वाई चीज़ों में ड्रॉ करके हम लोग एक कर्व बनाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड कर्व। इसमें जो ये टेबल शो हुई है ये यही बता रही है कि जैसे जैसे किसी चीज़ का प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह से जब प्राइस आपका डिक्लाइन होता है तो डिमांड आपकी बढ़ जाती है। इसका अपोजिट रिलेशनशिप कहें तो प्राइस हाई होने पे डिमांड आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग एजम्पशंस में पढ़ते हैं कि ऐसा एज्यूम किया जाता है लॉ ऑफ डिमांड को बनाने के लिए, तभी आपका लॉ ऑफ डिमांड सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पे वर्क नहीं करता है जब तक कि हम ये ना कहें कि अदर थिंग्स रिमेन बी कांस्टेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।